नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज का विषय है लंका में संकट, क्या करेगा भारत। दरअसल श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहां लोगों के भूखों मरने तक की नौबत आ गई। इन हालातों को लेकर भारत ही नहीं, दुनिया की नजर इस समय श्रीलंका पर बनी है। हालात ये हो चुके हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जनता के गुस्से से बचने के लिए भागना पड़ गया। अब किसी गुप्त स्थान पर हैं राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। राष्ट्रपति के घर पर जनता ने कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए और कोई स्विमिंग पूल में नहाता नजर आया तो कोई बेडरूम में मस्ती करता दिखाई दिया। फिलहाल आर्थिक संकट के चलते राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे श्रीलंका में एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार के गठन पर सहमति बन गई। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद इस सरकार का गठन होगा। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे पहले ही सर्वदलीय सरकार के गठन के लिए इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में कब्जा जमाए बैठे प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक वहां से हटने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति भवन का नजारा पिकनिक स्पॉट जैसा बन गया। लोग अपने बच्चों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे, शाही दावत का लुत्फ उठाया। रविवार को विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें देश को मौजूदा संकट से बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा की गई। इसी में सर्वदलीय सरकार बनाने का निर्णय किया गया। किसी गुप्त स्थान पर रह रहे राष्ट्रपति गोटबाया ने स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धना के जरिए शनिवार को जानकारी दी थी कि वो 13 जुलाई को अपना पद छोड़ देंगे। मुख्य विपक्षी दल समागी जाना बालवेगिया यानी एसजेबी के महासचिव रंजीत मुद्दमा भंडारा ने कहा, हमारा लक्ष्य एक सीमित अवधि के लिए सभी दलों की अंतरिम सरकार बनाना और फिर संसदीय चुनाव कराना है। वहीं सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजना पेरामुना पार्टी यानी एसएलपीपी से अलग हुए गुट के नेता विमल वीरावांसा ने कहा कि इस सरकार में सभी दलों का प्रतिनिधित्व होगा। इसी गुट के नेता वासुदेव नानायकारा ने कहा कि उन्हें राजपक्षे द्वारा 13 जुलाई को इस्तीफा देने का इंतजार नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति भवन में जमे लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले ऐसे कभी आवास को नहीं देखा। राष्ट्रपति के लॉन में अपने परिवार के साथ लंच करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, हमें अच्छा मौका मिला, इसलिए मुझे लगता है कि अब पूरा देश शांतिपूर्ण है। भ्रष्ट समाप्त हो जाएंगे। मुझे अपने बच्चों के साथ यहाँ लंच करने का मौका मिला। राष्ट्रपति भवन में भोजन वाकई शानदार है। कई लोग सेल्फी लेते दिखाई दिए। जिम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, हर जगह प्रदर्शनकारी नजर आए। कोई आराम कर रहा, कोई खाना खा रहा है तो कोई सेल्फी ले रहा है। स्विमिंग पूल में नहाने का सिलसिला भी जारी। वहीं भारत का श्रीलंका को लेकर रुख साफ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत हालात पर नजर बनाए हुए है, जो मदद होगी वो की जाएगी। हालांकि शरणार्थियों की समस्या से उन्होंने किनारा किया। तो आज हम भारत के रुख को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही श्रीलंका के इन हालातों को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो लंका में संकट, क्या करेगा भारत। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, उनसे हम आपको रूबरू करा देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जरा हम सुनते हैं विदेश मंत्री का क्या कहना है। Been very supportive of Sri Lanka, and we are trying to help, and we are always very helpful where they are concerned, but they are right now working through their problems, so we have to wait and see what. How do you see the refugee crisis, sir? There is no refugee crisis right now. तो श्रीलंका के हालात खराब हैं। भारत का स्टैंड आपने सुना, लेकिन किस तरह से सारी चीजें होंगी, क्योंकि श्रीलंका की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। सर्वदलीय सरकार बनाने की बात कही जा रही है। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। जितेंद्र कुमार ओझा पूर्व राजनयिक हैं और अमिताभ कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जितेंद्र जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि जो काम पहले ये कहा जा रहा था कि रानिल विक्रमसिंघे आएंगे और वो हालात को काबू में कर लेंगे, बहुत अनुभव है उनके पास, यूएनआई उनकी जो यूएनपी सरकार है, मतलब कसीदे बहुत गढ़े गए, अनुभवी भी कहा गया। तो जो काम अगर वो नहीं कर पाए इतने अनुभवी व्यक्ति, क्या लगता है कि ये जो सरकार बनेगी सर्वदलीय, ये कर पाएगी? कैसे होगा सब? जितेंद्र जी, I hope I am audible to you.
मैंने कहा कि जब आपके चैनल पे बातचीत चल रही थी जी। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि रणनील विक्रमसिंघे जी के लिए स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। देखिए, हम इसे एक छोटी मोटी समस्या की तरफ से नहीं देखें। जी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है ये पहली बार एक ऐसी घटना हुई है कि जनता आधी पॉपुलेशन, श्रीलंका की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन 1 करोड़ लोग शनिवार के दिन सड़कों पे आ गए थे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब इसकी बात करते हैं राष्ट्रपति की या महिंदा राजपक्षे परिवार की, तो ये लोग वर्चुअली इन्होंने डेमोक्रेसी को गेम कर दिया था, डेमोक्रेसी को इतनी बुरी तरीके से सबवर्ट कर दिया था कि इसके बाद ये शाही परिवार की स्थिति में आ गए थे। हालांकि कुछ साल के लिए वो बाहर रहे थे, उन्होंने हर एक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पार्टी सिस्टम हो, सबको खत्म कर दिया था। रणनील विक्रमसिंघे जी की जो बात आप कर रहे हैं वो अनुभवी तो हैं, लेकिन उनमें कोई करिश्मा नहीं। उनके बारे में इंप्रेशन ये है, उनका घर भी देखिए प्रदर्शनकारियों ने जला दिया, उनका व्यक्तिगत घर। और करीब 5 साल पहले उनके व्यक्तिगत घर से 200 मीटर की दूरी पर 5 साल तक मैं रहा हूं कोलंबो में एक यंग डिप्लोमेट के रूप में, आज से 20 वर्ष पहले। तो उनके घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रहा करता था मैं। तो उनके व्यक्तिगत घर को जला दिया गया है। तो उनके बारे में भी ये इंप्रेशन है कि पुरानी जो है सड़ी हुई राजनीतिक व्यवस्था है उसके वो परिचायक उसको सिंबलाइज करते थे और जनता को कुछ नया चाहिए। अगर हम इसे देखते हैं रविंद्र जी, कि जो डेमोक्रेसी का एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर प्रोसेस जो हमारे दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या श्रीलंका में है, वो उसका कोलैप्स है। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है, उसका कोलैप्स है। अगर हम भारत के रूप में देखें तो मैं हमेशा से मेरा मानना रहा है, मैं तो श्रीलंका ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया के तमाम देशों को मैंने जानने की कोशिश की है, अनुभव भी रहा है, और चीन को भी मैं देख रहा हूँ, यूएस पॉलिसी और वेस्ट की पॉलिसी को भी देख रहा हूँ, गवर्नेंस और सिक्योरिटी को भी देख रहा हूँ। तो मैं हमेशा से आपके चैनल पे भी 2 वर्ष पहले और कई चैनल पे कहा, कुछ मेरे वरिष्ठ कलीग फॉर्मर कलीग को नाराज हो गए। तो मेरा मानना था कि देखिए, ये इंटरनेशनल सिस्टम हम इस समस्या को, हमारी एशियन जियोपॉलिटिक्स को नहीं सुलझा सकता है। हमारा मकसद जो है सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम उनसे दूर रहेंगे। मेरा मानना है कि हमारी भी फेलियर है कि हमें तमाम लोगों को इंगेज करना चाहिए था। अक्रॉस पार्टी डिवाइड की ऐसी क्राइसिस नहीं आए, क्योंकि ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, पूरे इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर दिया गया, सब कुछ कोलैप्स कर गया। और एक और जो बड़ी बात है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल ये तरीके की डेमोक्रेसीज हैं या छोटे देश हैं, वो चाइना के एक ग्लोबल एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा से कितने अधिक वल्नरेबल हैं। उन्होंने, मेरे पास तो बहुत लोगों ने, श्रीलंका के लोगों ने खबरें दी हैं जिनका आप नाम ले रहे थे, करीब करीब सभी को मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, जानता हूं, और कुछ लोगों के साथ तो बहुत घनिष्ठ मित्रता भी रही है, व्यक्तिगत मित्रता भी रही है, जिनका आप नाम बता रहे हैं। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी तरफ से काफी ऐसे परसेप्शन है कि जो बड़े बड़े लोन आए चाइना से, उस लोन के बेनिफिशियरी राजपक्षे परिवार रहा और उसके कुछ क्रोनीज रहे। तो वो लोग जो है राष्ट्रवाद की बात करते रहे, शॉविनिज्म के, सिंगला शॉविनिज्म की बात करते रहे, और उस सब की ओट में वो क्या कर रहे थे, वो अपने देश की जो प्रशासनिक क्षमता है, अपने देश की जो पूरी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या प्रोसेस है, उसको खत्म करते रहे। तो आज की तारीख में जो आपका सवाल है कि क्या होगा, देखिए, इतना बड़ा क्रेडिबल चेहरा कौन आएगा ये कहना मुश्किल है। हमें याद रखना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी एक रेन ऑफ टेरर शुरू हुआ था। तो ऐसे में एक अनार्किक सिचुएशन को कंट्रोल में करना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारत के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सिर्फ पैसे दे देने से हमारा दायित्व खत्म नहीं हो जाता। हमारी जिम्मेदारी है कि एक अच्छा प्रशासनिक ढांचा जो हमारे पास है, वो ढांचा फंक्शनल होना चाहिए, और उस ढांचे को श्रीलंका में या छोटे छोटे इन देशों में जाने के बाद जो है कैसे लोग उसको अपनाएं और अपना के उससे उनकी बेहतरी हो। तो ये जो हम नेशनल सिक्योरिटी या गवर्नेंस में मैं बार बार कहते रहा हूं कि हमें इनवर्ड लुकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर श्रीलंका में क्राइसिस होती है रविंद्र जी, तो वहां पे लॉलेसनेस होने, खत्म कर रहा हूं कि लॉलेसनेस होती है और वो अनगवर्न टेरिटरी रहती है, तो जो भारत के होस्टाइल पावर है, चाइना को हमने देखा, कई एक पावर वहां पे एक फुटहोल्ड बनाएंगे, श्रीलंका को भी परेशान करेंगे और भारत को भी दिक्कत होगी। मैं सोचता हूं कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सबसे अधिक जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन से अधिक, अमेरिका से अधिक, चाइना से अधिक किसी की जिम्मेदारी है, तो हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी सिर्फ पैसे दे देने से खत्म नहीं होती। लेकिन ये कितना आसान होगा ये भी हमें समझना होगा। अमिताभ जी, आपके पास आना चाहेंगे, कहाँ चूक गए रणनील विक्रमसिंघे, और क्या लगता है, हमने जिस तरह कहा कि एक सामंजस्य बिठा के कैसे चलेंगे अगर सर्वदलीय सरकार बनती है, जो आपस में ही जिनमें फूट पड़ी हुई है वो नेता आएंगे, क्या लगता है इतनी आसानी से करप्शन वहां का मिट पाएगा, इतनी आसानी से उस गैप को फिल किया जा सकेगा, उस गड्ढे को भरा जा सकेगा जो श्रीलंका में हो चुका है?
देखिए, असल में जो जनता का गुस्सा है वो राजपक्षे परिवार को लेकर ही है। राजपक्षे का परिवार जिस तरीके से वहाँ हावी था और जिस तरीके से व्यवहार करता रहा है जी वह एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहा था। ठीक। ये जो पारिवारिक लोकतंत्र के नाम पे ये जो ढोकतंत्र जो चलता है ना, उसका ही असर वहाँ पे देखने को मिला है कि लोग उनसे नाराज हैं। बेसिकली रनिल विक्रमसिंघे को तो समय ही नहीं मिला, दरअसल आप कह सकते हैं कि बहुत कम समय में। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक डमी प्राइम मिनिस्टर के रूप में बैठे रहे। नहीं हूँ, देखिए मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आधा से आधी बात सही है, पूरी सही नहीं है जी। मैं क्षमा चाहता हूँ। जी जी जी, आते हैं आपके पास जितेंद्र जी, फिर इसके बाद आपकी प्रतिक्रिया जाने। जी अमिताभ जी। ये बात सही है जी कि रनिल विक्रमसिंघे को भी राजपक्षे का ही पक्षधर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो उनके गुड बॉय हैं और वो उन्हीं के हिसाब से सारा काम करेंगे। ऐसा तो कहा जा रहा था, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि एंटी ग्रुप के हैं। नहीं, ऐसा माना जाता है कि वो राजपक्षे के समर्थकों में से एक है। एंटी ग्रुप तो हो सकता है, थोड़ी बहुत आपसी बहस वगैरह हो सकती है, कुछ झंझट हो सकता है, लेकिन वो एक हद तक उनके लिए गुड बॉय थे, तभी वो उन्होंने अपॉइंट किया था। बेसिकली लोग राजपक्षे को ही नहीं चाहते थे। इनको तो अप्रैल मई में इनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी गलतियों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से, खास करके कोरोना के बाद श्रीलंका की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। श्रीलंका ने जो सबसे बड़ी गलती की, अपने आर्थिक पक्ष को देखे उन्होंने लगभग 70% जो उनका जो फॉरेन एक्सचेंज था वो उन्होंने खत्म कर दिया था, जिसके बाद इतनी भयानक अवस्था हुई। इसी बीच जो कृषि सुधार वगैरह लागू हुए उनके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि ऐसे समय में इनको लागू करना जो है श्रीलंका के लिए बहुत बुरा असर पड़ा इसका, वहाँ कृषि पे असर पड़ा इसका, जिसकी वजह से आज यह हालत हुई है। दुनिया भर के बहुत सैकड़ों, मतलब लगभग 100 से ज्यादा देशों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसे मौके पर अगर श्रीलंका जैसा देश, वहाँ पे एक परिवार का राजतंत्र की तरह लोकतंत्र चल रहा हो, तो लोगों का गुस्सा निश्चित रूप से उन्हीं के ऊपर जाएगा, क्योंकि वर्षों से वो काबिज है उस सत्ता पे और वो अपनी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखते हैं लोग कि वो खुद तो राजाओं की तरह जीवन बिता रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो लोगों का गुस्सा उभर के आया है। ये दो विचार हम इसको जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि आप रानिल विक्रमसिंघे की तारीफ कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनको वक्त नहीं मिल पाया। अब जितेंद्र जी समझना चाहेंगे थोड़ा सा कैसे दो पक्ष हो सकते हैं। उन्होंने ये बात कहाँ गलत लगती है कि उनको समय अगर मिलता तो शायद वो इस समस्या से उबार सकते थे देश को, कहाँ आपको लग रहा है ये गलत है? देखिए, रनिल विक्रमसिंघे जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध भी रहे हैं, बहुत मेरी मुलाकात हुई है उनसे और बातचीत भी हुई है वन ऑन वन, और बहुत सालों से मैं उन्हें जानते हूँ। देखिए, जिस पार्टी के नेता थे रनिल विक्रमसिंघे, वो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, रिसोर्सेज के टाइम में। जूनियर जयवर्धने के ये भतीजे हैं, नेफ्यू हैं। तो जब महिंदा राजपक्षे आए तो ये 2004 के चुनाव में जीते, तो ये इन्हें विलेज स्ट्रॉन्गमैन कहा जाता था, वो गांव के छोटे से नेता थे। तो ये सिंगला शॉविनिज्म के जोर पे रनिल विक्रमसिंघे जी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन में कोई कमी नहीं है, उनसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर श्रीलंका में शायद कोई है नहीं। तो हम क्या इसको मान के चलें कि वो एक तरह से रिमोट सिस्टम से चल रहे हैं, बंधे हुए थे कहीं ना कहीं? नहीं, रविंद्र जी, जब आप मुझे कहने का मौका दे रहे हैं, मैं अपना समय दे रहा हूँ कि नॉलेज को इन्हांस करूँ भारत के लोगों के लिए, और जो भी बात सुन रहे हैं तो आप मुझे कहने दीजिए। और मैं बहुत कम लोग पूरे दुनिया में शायद उस समस्या को ठीक से उतनी गहराई से जानते होंगे जो आपके चैनल पे कहने जा रहा हूँ। तो रनिल विक्रमसिंघे बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन वो एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे। उनकी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसके ऊपर वो इस तरीके से काबिज रहे, वो भी अपनी पार्टी में हावी रहे, उन्होंने किसी और को आने नहीं दिया, किसी सेकंड रंग लीडरशिप को पनपने नहीं दिया, और वो 25-30 साल से जो है वो अपना बैठे हुए हैं वहां पे उसी स्थिति पे। तो उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया। जिस व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो, वो कितना भी केपेबल क्यों ना हो, वो कभी भी पॉलिटिकली सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। जो आप बात कर रहे हैं, शुरुआत जो है महिंदा राजपक्षे की, लोग कहते हैं कि महिंदा राजपक्षे की सबसे बड़े समर्थक रनिल विक्रमसिंघे इसलिए है कि उनकी नाकामयाबियों की वजह से महिंदा राजपक्षे एक विलेज स्ट्रॉन्गमैन हुआ करते थे। अमिताभ जी, जो चीजें हैं, क्योंकि जनता जब गुस्से में होती है या कोई भी व्यक्ति गुस्से में होता है, जब उसका पेट भरा नहीं होता है तो उसको सबसे पहले अपनी समस्या नजर आती है। श्रीलंका के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चेहरा कोई भी आए, उसे शायद चेहरे से ज्यादा इस बात से मतलब हो कि उसके अपने बच्चों का पेट भरेगा
या उसकी समस्याएं सुलझेंगी या नहीं सुलझेंगी। भारत का क्या रोल रह सकता है यहाँ पर, श्रीलंका को किस हद तक वो मदद कर सकता है? देखिए, भारत तो मदद कर ही रहा है। भारत हर तरीके से मदद कर रहा है, अनाज, तेल, दवाएं, हर तरीके से मदद कर रहा है। मुश्किल अब ये होगी ऐसी स्थिति में जब वहां पे कोई राजनीतिक कोई नेतृत्व अगर नहीं रहेगा तो भारत आखिर मदद किसकी करेगा। और यह भी भय होता है कि भारत की मदद जो है वो भ्रष्ट लोगों के हत्थे ना चढ़ जाए और खत्म ना हो जाए, बेकार ना होती रहे। आम जनता को जिसको मदद करना है, भारत सीधे हाथ तो मदद नहीं कर सकता, वो सरकार के माध्यम से ही मदद कर सकता है। तो जब तक वहाँ एक सर्वदलीय सरकार का गठन नहीं होता है, भारत के लिए कुछ विशेष करना मुश्किल होगा। भारत चूंकि श्रीलंका के समस्या में पहले एक बार हाथ जला चुका है, तो उसे बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भारत के चारों तरफ जो भी इस तरीके से देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो, कहीं पे भी प्रॉपर मतलब उचित जो है स्थिरता नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर इस तरीके से और स्थिरता आती है तो भारत को बहुत परेशानी आने वाली है। सबसे ज्यादा परेशानी भारत को आने वाली वो है कि भारत के ऊपर शरणार्थियों का बोझ बढ़ सकता है। लेकिन विदेश मंत्री ने इस बात से इनकार किया है। उनसे जब पूछा गया कि शरणार्थियों की कोई समस्या, तो उन्होंने इनकार कर दिया, बोले नहीं, शरणार्थियों की तो कोई समस्या भी नहीं है। नहीं बोल सकते ना अभी, क्योंकि वहाँ पे जो तमिल खास करके जो आबादी है उनके साथ रोटी बेटी का संबंध है हमारा, हम उन्हें बोझ कह नहीं सकते। लेकिन अगर वो वहां से भागने लगते हैं तो किसके ऊपर जिम्मा जाएगा? भारत के ऊपर जिम्मा आएगा। तो वो तो भारत को अंदर खाने, उसके ऊपर सोचना ही होगा, चिंता करनी ही होगी। ठीक बात। और दूसरी बात है सुरक्षा। भारत की सुरक्षा पे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि श्रीलंका की वजह से वहाँ अन्य देशों का आवागमन आसान होता है, खास करके चीन की घुसपैठ और ना बढ़ जाए। तो भारत को सुरक्षा की दृष्टि से भी अभी उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि तटरक्षक दल वगैरह जो है, भारतीय नौसेना जो है, वो काफी सतर्क हो गई है। श्रीलंका में कुछ भी उथल पुथल होने का मतलब है कि भारत की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा असर। ये बहुत अच्छी बात कही, चूंकि ये गंभीरता का भी प्रश्न है, क्योंकि चीन की जो अगर उपस्थिति होती तो निश्चित तौर पर भारत को खतरा होगा। लेकिन जितेंद्र जी, एक बात हम जरूर यहाँ समझना चाहेंगे कि जो जनता, जो श्रीलंका चीन की नीतियों की वजह से भी आज इस स्थिति में पहुंच गया है, अपनी नीतियों से तो पहुंचा ही, अपने प्रबंधन से तो पहुंचा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का भी एक रोल रहा है। क्या लगता है कि इतना भरोसा कर पाएगा चाइना पर? जो बातें आप कह रहे हैं, पहले शुरुआती कमेंट में मैंने जी कैसे ऐसे छोटे छोटे वनरेबल हो गए हैं चाइना की ग्लोबल एक्सपेंशन से। चाइना का मॉडल ऑपरेंडी क्या है, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे सेंट्रल एशिया में, चाहे फार ईस्ट या चाहे वो वहाँ के किसी पॉलिटिकल एलीट को सपोर्ट कर लेते हैं, उनके इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर देते हैं, उनके पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। खास करके रिसोर्स रिच कंट्रीज जो हैं अफ्रीका में, उनका मॉडल ही है कि उनका 100 रुपए का रिसोर्स 5 रुपए में लेकर खरीदते जाते हैं। ये जो चाइना का ग्लोबल एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, उस एजेंडा से वो परेशान है। लेकिन एक बात हमें और जो ध्यान देने की जरूरत है, दो बात मैं कहूँगा जो ध्यान देने की, तो ये कि हम एकमात्र श्रीलंका के बड़े नेबर। तो श्रीलंका में नेशनलिज्म को कई दफे डिफाइन किया जाता है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान, तमाम एंटी इंडिया सेंटिमेंट की वजह से जो राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो उसमें भारत के खिलाफ एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहीं ना कहीं छुपा रहता है। पाकिस्तान एक एक्सेप्शन केस है, लेकिन बाद बाकी देखें कि प्रो इंडिया ग्रुप्स हैं, तो हमें उसको टैक्टफुली हैंडल करने की जरूरत है। मैंने ये भी कहा कि ये हमारे इंस्टीट्यूशनल फेलियर ही है। देखिए, यूएन का रूल क्या है, इसका रूल क्या है, हमें ध्यान रखना है, सम्मान करना है। लेकिन अगर श्रीलंका में, जैसे मैंने शुरू में कहा और आप लोगों ने भी एडमिट किया, कि अगर जरा भी इंस्टेबिलिटी आती है, जरा भी फ्रेजिलिटी आती है, तो थर्ड पार्टी वहां पे आएंगी और तब हमारे नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट खतरा पड़ता है। तो हमारी ये डिप्लोमेटिक नेशनल सिक्योरिटी की कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम तमाम लोगों को एंगेज करें और कहें कि देखिए, आप अपने देश की समस्या को इस तरीके से हैंडल कीजिए, गवर्नेंस को ऐसे हैंडल कीजिए कि लोग सड़कों पर नहीं आए, ऐसी इंस्टेबिलिटी नहीं आए। तो हमारा जो एंगेजमेंट का तरीका है, जो हमारे डिप्लोमेटिक का तरीका है, वो जो है किसी बाहर के फ्रेमवर्क की तरफ नहीं हो सकता। लेकिन ये तो सवाल जितेंद्र जी तब उठेगा ना, जब वहां पर कोई होगा, बात कैसे करेंगे? अमिताभ जी, बात उन्होंने कहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं वहां पर किसी ना किसी को बिजी करना पड़ेगा, वहां जाना होगा, समझाना होगा। लेकिन सवाल तो ये था कि हम तीर किस दिशा में छोड़ें, हम किससे बात करें? जैसे अफगानिस्तान की देखिए, अगर हम बात करें किससे बात करें, उस तरह से स्थिति अगर यहाँ देखें, भले ही उलट स्थिति हो, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा हो, लेकिन सरकार तो है नहीं, हम बात किससे करेंगे? नहीं, भारत यहाँ से एक राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल भेज सकता है, और जो वहाँ पे संसद के अध्यक्ष हैं महिंदा यापा जो हैं,
वो थोड़ा सा इनिशिएट कर रहे हैं, सर्वदलीय बैठक वगैरह उन्होंने बुलाई है और अन्य लोगों के साथ मिल करके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो ही लीड करेंगे, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने इन्होंने कह दिया कि हम बाहर रहेंगे। तो उनसे बात की जा सकती है, एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ से भेजा जा सकता है, राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल भेजा जा सकता है जो वहाँ के सारे राजनीतिक दल हैं उनसे भी बात करे और महिंदा यापा से खास करके बात करके और उनके बीच एक जो है सर्वसम्मति एक बनाने की कोशिश करे कि आपको सबसे पहले अपने देश की मूलभूत समस्याओं को हल करना है और उसके बाद राजनीतिक लड़ाइयों में जाना है। पहले आप देश को संभालिए और एक मिलीजुली सरकार बनाइए। हमारी तरफ से आपको हर तरह की सुरक्षा भी मिलेगी और हर तरह की सहायता भी मिलेगी और आप एक सरकार लेकिन बना दीजिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा के साथ भारत की सुरक्षा जुड़ी है। तो भारत को आउट ऑफ द वे जाके यहाँ पे अपना कदम रखना पड़ेगा ताकि चीन घुस करके वहाँ कुछ ऊटपटांग हरकत न करे। अभी भी लेकिन भारत के सामने अमिताभ जी ये भी तो सवाल है कि 1.5 अरब का तो लगभग विदेशी कर्ज है श्रीलंका पर और बांग्लादेश से उसने अलग कर्ज ले रखा है, भारत से भी कुछ कर्ज ले चुका है और बाकी और मदद मांगी है भारत से कि इतना कर्ज उसे और दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो कर्ज दे देगा तो फिर निपटाएगा कौन? अभी तो स्थिति बहुत डावाडोल है श्रीलंका की, तो उसके सामने तो ये विकट समस्या है कि वो पैसा लुटा दे फिर वापस कैसे आएगा। ये पैसा सीधे पैसा देने की बात नहीं होती। अभी तो मटेरियल जैसे कि अनाज की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है, तेल की जरूरत है, तो भारत को काइंड में उनको मदद करना चाहिए इस ढंग से कि वो लोगों तक पहुंचे और भारत वहां पे जो जनप्रतिनिधि मंडल, एक राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल जो भेजेगा वो उनको ऐसा सजेस्ट कर सकता है कि आप एक मैकेनिज्म ऐसा रखें कि जो सहायता हम देंगे उसका वितरण सही ढंग से हो। आम जनता को पहले शांत करना है। आम जनता जो नाराज हो गई है, सरकार पर से जो उसका विश्वास हट गया है, राजनीतिक नेतृत्व से जो विश्वास हट गया है, पहले उसको जमाना है और उसको ठीक करना है। और तब तक के लिए जो जनता को चाहिए वो मदद भारत सरकार कर सकती है। जिस तरीके से भारत सरकार ने अपने यहाँ 80 करोड़ जनता को भोजन की निश्चितता जो दे दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं हुआ, सब लोग बेरोजगार हो गए थे, अपने गांव में रह रहे थे, खाने को नहीं था, उसके बावजूद आम यहाँ की जनता ने बड़े शांति से लेकिन उससे समस्याएं सुलझेंगी क्या? जनता को भी मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं तो वो शांत हो जाएगी। ठीक है, फिर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है वहां पे बेहतर ढंग से। जितेंद्र जी, समय कम है, बस आखिरी कमेंट आपका चाहेंगे कि किस स्तर तक मदद कर सकता है भारत और क्या लगता है कि अभी नजर बनाए रखना जरूरी है लेकिन उसको सचेत भी रहना होगा? देखिए, सचेत तो बिल्कुल रहना है और जहां तक मदद है सिर्फ पैसे से मदद नहीं हो सकती है। राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल का एक सिंबॉलिक वैल्यू हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस का ढांचा कोलैप्स कर गया है। देखिए, बातचीत का जो भी असर होगा, हमें दो चीजें होंगी। एक तो सारे जो स्टेक होल्डर्स वो सामने आए और दूसरा क्या वो गवर्नेंस का ढांचा इस्तेमाल करें जिससे वो इस समस्या से उबर पाए। हम पैसे देते गए और पैसे देने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए परेशानी थे वो बेनिफिट होते करते गए और वो वहां काबिज रहते गए और वो जिस समस्या में श्रीलंका था उसको और आगे ले जाते रहे। देखिए, इन सब से बात नहीं बनेगी। एक प्रतिनिधिमंडल जरूर जाए, बातचीत करे, लेकिन नई आइडियाज, नई टेक्निकल कैपेसिटी, नई चीजें भी हमें देने की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो श्रीलंका के हालात पर हमने चर्चा की और भारत के रुख को भी समझने की कोशिश की। एक प्रतिनिधिमंडल जरूर वहां भेजा जाना चाहिए ताकि भारत अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराए, क्योंकि चाइना की एंट्री दिक्कत दे सकती है। तो फिलहाल भारत अभी इस स्थिति में है कि हालात जल्द से जल्द तय हों, सरकार वहां पर बन जाए, कोई भी बने, ताकि बातचीत के इस दौर को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मुद्दा में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।